तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों सेनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के अंतर्गत लार ग्रंथियों के बारे में, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक जहां तक मैंने जैव प्रक्रम में पढ़ाया आपको, पूरे चैप्टर को शुरू से लेकर के, ठीक है, जब तक पढ़ा रहा हूँ अभी तक, जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे 15 क्वेश्चन, उसके बाद अभी तक कोई क्वेश्चन बन नहीं पाए हैं बहुविकल्पीय के। इसलिए मैंने आपको संडे को, ठीक है, जो है एमसीक्यू नहीं करा करके भेजा, ठीक है। अब जब 2-3 टॉपिक मैं और पढ़ा लूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको संडे को एमसीक्यू बना करके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अभी चलते हैं, देखते हैं पाचन तंत्र के अंतर्गत लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 मैंने बना के रखे हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, 3 इधर होते हैं और 3 इस साइड होते हैं। यानी एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3, ठीक है। 3 साइड में पूरे, 3 इधर 3 इधर, इनके टोटल कितने होते हैं, 6 जोड़ी होते हैं। अगर मैं बात करूं मानव शरीर में लार यानी कि सलाइबा, मानव शरीर में सलाइबा की बात करूं, सलाइबा का निर्माण करने वाली ग्रंथियां लार ग्रंथियां कहलाती हैं। तो क्या लिखेंगे आप, मानव शरीर में, मानव शरीर में लार, लार को ध्यान रखिएगा, बोलते हैं लाला, लाला भी बोलते हैं, लार ग्रंथि को बोलते हैं लाला ग्रंथि भी, ठीक है। मानव शरीर में लार, ठीक है, यानी कि सलाइबा का निर्माण करने वाली, निर्माण करने वाली ग्रंथि को लार ग्रंथि या फिर लाला ग्रंथि कहते हैं, ठीक। अब सुनिएगा, ये पाचन की पहली सीढ़ी होती है, ये पाचन की पहली सीढ़ी होती है, मतलब पाचन की प्रक्रिया यहीं पर शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें हो जाती हैं, लार ग्रंथियां क्या होती हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। हेडिंग्स क्या डालेंगे इसमें, लार ग्रंथियां क्या होती हैं ये लिखेंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर लार ग्रंथियां क्या होती हैं, पहला हेडिंग्स हो जाएगा लाल ग्रंथियां, सॉरी लाल लिखे हैं, लार ग्रंथियां क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर लार ग्रंथियों की, तो ये लार ग्रंथियां होती क्या हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मिश्रित होती हैं, कैसी होती हैं, मिक्स ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहले चीज क्या होती हैं, मिश्रित ग्रंथियां होती हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स होती हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं मेरे रसगुल्लों, ये मिक्स ग्लैंड्स तो होती हैं, लेकिन और क्या होती हैं, तो और क्या होती हैं, इन्हें हम, इनका ये निर्माण का काम करती हैं, लार का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, लार का निर्माण करती हैं, मुख गुहा में छोड़ देती हैं। लार ग्रंथियां क्या काम करती हैं, लार का निर्माण करती हैं और मुख गुहा में छोड़ देती हैं, ठीक। कैविटी में, वोकल कैविटी में क्या कर देती हैं, ला करके छोड़ देती हैं। उसके बाद है लार भोजन को नम बनाता है, क्या कर देता है, लार भोजन को नम बनाता है। कैसे कर देता भैया, अगर देखते हैं ना भैया, जब गर्म गर्म चीज कौन चीज खा लेते ऐसे करते हैं ना, तो का नमी बनावत है, क्या करता है, नमी बनाव कोशिश करता है। आगे बात कर लेते हैं यहां पर कि ये चबाने और चबाने व
भोजन को निगलने में सहायक होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ी चीज, पाचन की प्रक्रिया में भी क्या होते हैं, ये प्रारंभित करते हैं। पाचन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, पाचन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। पाचन की प्रक्रिया क्या करते हैं मेरे रसगुल्लों, शुरू कर देते हैं। अगली जो हेडिंग्स होगी वो क्या होगी, तो अगली हेडिंग्स की मैं बात करूं, लार ग्रंथियों के प्रकार। क्या हेडिंग्स होगा, दूसरा लार ग्रंथियों के प्रकार। अगर मैं लार ग्रंथियों के प्रकार की बात करूं, किसकी बात करूं, लार ग्रंथियों के प्रकार की, तो याद रखिएगा लार ग्रंथियों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार कौन सा आएगा, यहां पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा, पैरोटाइड ग्लैंड। दूसरा सबमंडिबुलर सबलैंगुअल ग्लैंड। तीसरा सबमंडिबुलर ग्लैंड। अगर हम पैरोटाइड की बात करें तो उसको वो क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण मूल ग्रंथि। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, कर्ण मूल ग्रंथि। उसके बाद सबलिंगुअल की बात करें अगर हम, तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधो या फिर अधः जठर ग्रंथि। उसके बाद है सबमंडिबुलर को क्या बोलते हैं, अधोजीवा ग्रंथि। ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां बात करते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, ये पैरोटाइड। उसके बाद उससे छोटी कौन सी होगी और सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कुछ चीजें और निकल करके आ जाती हैं। अब निकल के कौन सी आती हैं, तो अभी मैं बता देता हूं कौन सी छोटी होती हैं कौन सी बड़ी होती हैं, ठीक है। इसके बाद वाली हेडिंग्स में आपको मिलेंगे। तो इसके बाद वाली हेडिंग्स कौन सी आएगी, यहां पर लार ग्रंथियों का विवरण, मतलब जो तीनों ग्रंथियां हैं इनके क्या क्या कार्य हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, ये हमको लिखना है। और इसके प्रकार में मतलब क्या क्या भूमिका ये निभाते हैं। तो आइए तीसरा हेडिंग्स आप लगाएंगे इसमें, ठीक है। तीसरी हेडिंग्स क्या बनेगी, तीसरी हेडिंग्स जो आपकी बनेगी यहां पर, ठीक है, वो बनेगा लार ग्रंथियों का विवरण, तीसरा। तो मैं आपको बता रहा था तीसरे हेडिंग्स लार ग्रंथियों का विवरण, लार ग्रंथियों का विवरण, ये हेडिंग्स हैं। अब इसमें समझिएगा मेरे रसगुल्लों, विवरण की बात किया है तो 4 कॉलम्स बनाएंगे। कितने कॉलम्स बनाएंगे, 4 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। तो यहां पर मैंने 4 कॉलम बना लिए हैं, ठीक। अब मैं इन सभी का नाम भी नोट कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहला जो होगा ग्रंथि का नाम होगा, क्या होगा मेरे रसगुल्लों, ग्रंथि का नाम। पहले कॉलम में क्या होगा, ग्रंथि का नाम। दूसरे कॉलम में होगा स्थान, मतलब कहां पाया जाएगा। तीसरे कॉलम में क्या होगा, वाहिनी यानी कि
डक्ट की बात करेंगे, ठीक है, वाहिनी। और चौथे कॉलम में होगा कि ये किस चीज का स्राव करता है, यानी कि लार का प्रकार, ठीक है, लार का प्रकार मतलब किस प्रकार का ये लार स्रावित करेगा। चलिए, पहली बात अगर मैं बात करूं यहां पर, पहला जो लार होता है, दूसरा जो होता है, और ये तीसरा होता है। पहले की बात करूं तो उसको बोलते हैं पैरोटाइड ग्लैंड। पहले का नाम क्या है? पैरोटाइड ग्लैंड, ठीक है। दूसरे का नाम है मेरे रसगुल्लों सबलिंगुअल ग्लैंड। तीसरे का नाम क्या है? सब मंडिबुलर। क्या नाम होगा? सब मंडिबुलर ग्लैंड, सब मंडिबुलर ग्लैंड। अब यहां बात कर लेता हूं पहले वाले का, पैरोटाइड ग्लैंड की। तो पैरोटाइड ग्लैंड कहां होता है? तो कान के आगे। कहां होता है मेरे रसगुल्लो? ये जो कान है भैया, कान के जस्ट क्या होता है? आगे वाले हिस्से पर। कहां होता है? कान के आगे नीचे के स्थान पर होता है। यानी आप लिखेंगे क्या चीज यहां पर? लिखेंगे आप कान के आगे व कान के आगे वाह। कान है, कान के जस्ट यहां पर होगा आगे, ठीक है। तो कान के आगे नीचे, नीचे गाल, गाल मतलब ये वाला, गाल के पास, गाल के पास। सबलिंगुअल कहां होगा? अगर हम सबलिंगुअल की बात करें तो ये कहां पे होगा? तो सबलिंगुअल होगा मेरे रसगुल्लों निचले जबड़ा। कहां होगा? निचले जबड़ा। यहां से आकर के ये वाला हिस्सा निचले जबड़ा, यहां पर निचले जबड़ा के भीतर जबड़े की हड्डी के नीचे, ठीक है। जो जबड़ा होता है ना भैया, ये क्या है? ये जबड़ा, इसको जब टच करेंगे क्या होगा? ये जबड़ा होगा, ठीक है। इसी जबड़े के क्या होता है? जस्ट ये नीचे होता है। कौन? सब लिंगुअल। सब मंडिबुलर कहां होता है? तो जीभ के नीचे, जीभ के नीचे। ये जीभ देखा भैया, इसी के नीचे वहां होगा, यहां पर जीभ के नीचे, जीभ के नीचे मुख गुहा के तल पर, मुख गुहा के तल में। अब यहां बात करते हैं हम पैरोटाइड जो ग्लैंड होता है। कौन ग्लैंड? पैरोटाइड। पैरोटाइड ग्लैंड्स जो होता है मेरे रसगुल्लों, ये काम क्या करता है? तो ये किससे निकलता है? पैरोटाइड जो होता है ये स्टेंस वाहिनी से, स्टेंस डक्ट से निकलता है। सबलिंगुअल की अगर मैं बात करूं, सबलिंगुअल किससे निकलता है? तो यहां पे निकलता है सबलिंगुअल वर्टन वाहिनी से, यानी कि वर्टन्स डक्ट्स, इस वाहिनी से निकलता है। उसके बाद सब मंडिबुलर किससे निकलता है? तो सब मंडिबुलर की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए क्या होता है? वाहिनियां अनेक होती हैं, बहुत सारी वाहिनियां होती हैं इसके लिए। ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, और इसके लिए बहुत सारी वाहिनियां होती हैं जिसका हम कोई एक एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते। यानी कि रिवीनस डक्ट, ठीक है।
बहुत सारी वाहिनियां होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैरोटाइड जो ग्लैंड होता है वो किस रूप में लार को निकालता है, मतलब किस प्रकार में। तो ध्यान रखिएगा, सीरम, सीरम को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है मेरे रसगुल्लों? सीरम को। उसके बाद सबलिंगुअल जो होता है ये मिश्रित ग्रंथि को स्रावित करता है। मिश्रित को मिश्रित लार को, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर श्योर प्लस म्यूकस, यानी कि इसका क्या होता है? मिश्रित होता है, मिश्रित का स्रावित करता है। उसके बाद सब मंडिबुलर की अगर मैं बात करूं तो ये म्यूकस को स्रावित करता है। किसको? म्यूकस को। ठीक है, म्यूकस का स्राव करता है। तो मैंने आपको बताया कि पैरोटाइड जो होता है ये कान के आगे होता है, कान के आगे, गाल के ऊपर। सबलिंगुअल कहाँ होता है? निचले जबड़े पर, यानी कि यहां पर ये होता है, यहां पर। उसके बाद क्या होता है? सब मंडिबुलर कहाँ होता है? जीभ के नीचे, जस्ट यहां पर। ठीक है, पैरोटाइड क्या काम करता है? सीरम का स्राव करता है। और सबलिंगुअल किसका स्राव करता है? तो मिश्रित लार का स्राव करता है। सब मंडिबुलर किसका स्राव करता है? म्यूकस का स्राव करता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब नोट में एक चीज लिखेंगे आप यहां पर। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे कि तीनों ग्रंथियां जो होती हैं, नोट में तीनों ग्रंथियां मुख गुहा में अपनी अपनी वाहिनिकाओं द्वारा, अपनी अपनी वाहिनिकाओं द्वारा लार स्रावित करते हैं। ठीक, ये आप नोट में लिख सकते हैं। चलिए आगे मैं बात करूं, यहां पर मैंने आपको सारे चीजें बना करके दिखा भी दिया है और कौन कौन सा इमेज है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां बात ये करते हैं कि लार की संरचना में, ठीक है, कुछ चीजें और होती हैं। लार की संरचना की अगर हम बात करें तो कितना परसेंटेज लार होता है ये भी हमको देखना है, और उसके सारे के सारे कार्य क्या होते हैं, घटक कितने होते हैं, ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं, इसको मैं रफ करूं उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं आगे। ठीक है, तो मैंने इसको रफ कर दिया। चलिए अगली जो हेडिंग्स होगी आपकी, ठीक, वो होगा लार की संरचना। तो लार की संरचना की बात करूं मैं, अगर लार की संरचना, चलिए मेरे रसगुल्लों लार की संरचना को देखते हैं। अगर हम लार की संरचना को देखें तो सबसे पहले चीज तो याद रखिएगा कि लार में लगभग 98 से 99% भाग क्या होता है? पानी होता है। इसी लार में 98 से 99% क्या होता है? पानी होता है। बाकी 1% क्या होते हैं? ठीक है, पदार्थ होते हैं। बाकी 1% क्या होता है? पदार्थ होते हैं। अब कौन कौन से पदार्थ होते हैं इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 2 कॉलम बनाना होगा। आपको टोटली 9 पदार्थ लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 9 पदार्थ। चलिए थोड़ा इधर बना लेते हैं। 9 पदार्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 पदार्थ टोटल आपको
बनाने होंगे। ठीक है, तो मैंने 9 पदार्थ यहां पर, अब चलते हैं हम 9 पदार्थ के नाम लिखते हैं। सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, पानी लिखना है आपको। क्या लिखना है? पानी लिखना है। चलिए, पानी पहला पदार्थ, पानी। दूसरा क्या होगा? म्यूकस। तीसरा पदार्थ टाइलिन या एमाइलेज। ठीक। चौथा पदार्थ लाइपेज। पांचवा पदार्थ प्रोटीन व एंजाइम। छठवां पदार्थ खनिज लवण। सातवां पदार्थ मेरे रसगुल्लों इम्यूनो ग्लोब टुलिन, जिसको हम बोलते हैं IgA। आठवें का नाम क्या होगा? लाइसोजाइम। नौवें का नाम क्या होगा? वाई कार्बोनेट HCO3। ये मैंने 9 नाम लिख दिए। अब इन 9 नाम के कार्य क्या क्या होंगे ये देखना होगा। तो 9 नाम के कार्य की अगर मैं बात करूं, सारे के सारे, जैसे पानी है तो पानी क्या काम करेगा, म्यूकस क्या काम करेगा, एमाइलेज क्या काम करेगा, लाइपेज क्या काम करेगा, प्रोटीन और एंजाइम क्या काम, खनिज लवण क्या काम करेंगे। ठीक है, ग्लोटुलिन क्या काम करेगा, उसके बाद है लाइसोजाइम क्या काम करेगा, वाई कार्बोनेट क्या काम करेगा, इसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले चीज, पानी क्या काम करता है? ध्यान रखिएगा, पानी लार को पतला कर देता है। क्या काम कर देता है? लार को पतला करता है। क्या काम करता है? लार को पतला कर देगा। म्यूकस क्या काम करेगा? भोजन को चिपचिपा बना देगा। भोजन को चिपचिपा बना देगा। क्या बना देगा? चिपचिपा बना देगा। चलिए, टाइलिन और एमाइलेज क्या करेंगे? ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देंगे। स्टार्च जिसको हम क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। ये क्या किस में बदलेंगे? माल्टोज में बदलते हैं। ठीक। लाइपेज क्या काम करेगा? तो लाइपेज याद रखिएगा वसा के पाचन में काम करता है। वसा के पाचन में कार्य करता है, यानी कि वसा को पचाने का काम करता है, जो मोटापा होता है। प्रोटीन व एंजाइम्स क्या काम करेंगे? पाचन में सहायक होंगे। पाचन में सहायक होंगे। आगे बात करते हैं खनिज और लवण क्या काम करेंगे। तो खनिज और लवण जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर Na पॉजिटिव, कामा K पॉजिटिव और Cl पॉजिटिव, HCO3 निगेटिव होगा। और क्या होगा? Ca2 प्लस। ठीक है, और क्या होगा? PO3 2 माइनस, बाकी ETC। ठीक है। और एक चीज और समझिएगा कि खनिज लवण क्या काम करते हैं? दांतों की रक्षा भी करते हैं। दांतों की रक्षा करते हैं। ठीक।
अब उसके बाद है IgA का क्या काम करता है, ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन, अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन का बात करें तो ये क्या काम करते हैं, रोगाणुओं से रक्षा करते हैं, रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। लाइसोजाइम क्या काम करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद है बाई कार्बोनेट क्या काम करता है, तो बाई कार्बोनेट क्या काम करेगा, अम्ल को निष्क्रिय करता है, अम्ल को निष्क्रिय करता है। मैंने आपको जितनी भी चीजें बताया, ठीक है, पहले चीज तो मैंने आपको बताया क्या चीज, कि पानी लार को पतला कर देता है, म्यूकस भोजन को चिपचिपा बना देता है, टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, लाइपेज वसा के पाचन में काम करता है, प्रोटीन व एंजाइम पाचन में सहायक होता है, खनिज और लवण ये क्या काम करते हैं, दांतों की रक्षा का काम करते हैं। उसके बाद है ग्लोबुलिन जो होता है ये क्या काम करता है, रोगाणुओं से रक्षा करने का काम करता है। उसके बाद लाइसोजाइम क्या काम करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। बाई कार्बोनेट क्या काम करता है, तो अम्ल को, ठीक है, निष्क्रिय करने का काम करते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया। अब अगली हेडिंग्स होगी लार के प्रमुख कार्य, लार के प्रमुख कार्य। तो लार के अगर हम प्रमुख कार्य की बात करें, यहां पर मैं, हाँ, इसको थोड़ा सा रफ करूं, यहां पर यही लिख देता हूं, लार का मुख्य कार्य, लार का प्रमुख कार्य, ये हेडिंग्स होगी। तो अगर मैं लार के प्रमुख कार्य की बात करूं, किसकी बात करूं, लार के प्रमुख कार्य की, पहला पॉइंट आपका क्या बन के आएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, लार के प्रमुख कार्य में सबसे पहले चीज तो ये क्या काम करेगा, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक, पहला कार्य हो गया। किसमें बदलेगा, स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। दूसरा कार्य, तो दूसरे कार्य की मैं अगर बात करूं, ये क्या करता है, भोजन को नम्र व चिकना बना देता है। क्या काम करता है, भोजन को नम व चिकना बना देता है, भोजन को नम व चिकना बना देता है। तीसरा कार्य की अगर मैं बात करूं तो क्या करता है, निगलने में सहायक होता है, निगलने में सहायक होता है। चौथा कार्य, कौन सा कार्य, चौथा कार्य, ये क्या काम करता है, बैक्टीरिया हो गया जो आपके अंदर और धूल हो गए, कण हो गए, उसको साफ करता है। तो क्या लिखेंगे आप, बैक्टीरिया धूल के कण को साफ करता है। पांचवा, कौन सी, पांचवें की अगर मैं बात करूं तो ये दांत की रक्षा करता है, बाइकार्बोनेट व खनिज के द्वारा। किसकी रक्षा करता है, दांत की भी रक्षा करते हैं। तो दांतों की रक्षा करते हैं। अब कैसे करते हैं, मैंने यहां पर ऑलरेडी आपको बता के रखा था। खनिज और लवण जो होते हैं ये सारे के सारे मिलकर के काम करते हैं। अगली बात होगी रोगाणुरोधी होते हैं। क्या होते हैं, रोगाणुरोधी, यानी कि लाइसोजाइम और IgA
बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। मैंने ऊपर आपको लिख दिया ना, साफ करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कीटाणु को नष्ट करते हैं। सातवां कार्य क्या होगा, ये बोलने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बोलने में सहायक होते हैं। आठवां, 8 कार्य होंगे, ध्यान रखिएगा। पीएच मान संतुलित बना करके रखते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा क्या हो सकता है कि प्राणी के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कि पीएच मान संतुलन बनाए रखते हैं। जो पीएच मान होता है, पीएच मान को संतुलित करते हैं, ठीक। ये मैंने आपको कार्य भी बता दिए हैं। अब यहां बात करते हैं कि लार का निर्माण से मुख तक मार्ग क्या क्या होता है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो यही मैं बता देता हूं, छोटा सा हेडिंग आप लगाएंगे। हेडिंग्स क्या लगाएंगे कि लार का निर्माण, किसका निर्माण, लार के निर्माण से मुख गुहा, कौन सा, मुख गुहा तक मार्ग। अब समझिएगा, पहले लार ग्रंथियों से लार निकलेगा। कहां से निकलेगा, लार ग्रंथि से। उसके बाद लार ग्रंथियों से जब लार निकलेगा तब कहां जाएगा, तो याद रखिएगा कहां जाएगा। यहां पर एक बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं डिक्स, जिसका नाम होगा इंट्राकैल्सर डक्ट। इंट्रा, ठीक है, इंट्रा सेल्टेड डक्ट। अब ये इंट्रा सेल्टेड डक्ट क्या होगा, यहां से जब लार निकलेगा तो फिर कहां जाएगा, तो जाएगा स्टाइलेटेड। कहां जाएगा, स्ट्रिएटेड डक्ट में। जब स्ट्रिएटेड डक्ट में जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी डक्ट में जाएगा। कहां जाएगा, एक्सक्रीटरी डक्ट में। अब यही एक्सक्रीटरी डक्ट जो होगा ये पहुंचाएगा कहां, ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा में। पहले कहां, लार ग्रंथियों से लार निकलेगा, फिर कहां जाएगा, ठीक है, इंट्रल, यहां पे इंट्रकलेटेड डक्ट में, फिर कहां होगा, स्ट्रिएटेड डक्ट में, फिर कहां जाएगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी डक्ट में, फिर कहां जाएगा, ओव्यूल कैविटी या फिर ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं, मुख गुहा में। अब यहां से ये गुजर करके जब लार जाएगा तब चल करके क्या होता है, मुख गुहा में पहुंचता है। जब ये मुख गुहा में पहुंचेगा, ये इसकी चलने की प्रक्रिया है, उसके बाद मुख गुहा में आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे आप, अगले हेडिंग से जो आपकी बने के आएगी वो होगा लार ग्रंथि से संबंधित सामान्य स्थितियां। तो लार ग्रंथि से कौन कौन सी स्थितियां पैदा हो सकती हैं इसकी बात हम करेंगे। तो इसको मैं रफ करूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं। ठीक, चलिए आप लोग अब हेडिंग लगाएंगे कि कौन कौन सी स्थितियां बनेगी लार में।
चलिए अगला हेडिंग्स क्या लगाएंगे आप कि लार ग्रंथियों से संबंधित सामान्य स्थितियां। लार ग्रंथियों से संबंधित सामान्य स्थितियां। अब ये कौन कौन सी स्थिति बन करके आएगी इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छोटी छोटी कुछ हेडिंग्स रहेंगे तो मैं वो हेडिंग्स भी लिख देता हूं। जैसे सूजन, सूजन उत्पन्न हो सकते हैं, सूजन हो सकता है। दूसरा, पथरी भी हो सकती है। तीसरा, मुंह सूखना, जैसे कहते हैं ना भैया प्यास लागो मुंह सुखात व मोर, वह। उसके बाद मम्स, मम्स एक रोग होता है जो गलसूहा कहते हैं भैया। पांचवा, ट्यूमर। छठवां, बदबूदार मुंह। ये इतनी समस्याएं हो सकती हैं लार से। अब क्या क्या समस्याएं होंगी इसके अंदर चलते हैं हम। अगर सूजन होगा तब क्या होगा, तो संक्रमण से क्या होगा, लार में क्या होगा, संक्रमण के कारण सूजन होता है। संक्रमण के कारण से सूजन आते हैं। मुंह में फूल, मुंह में का हो फूल जाए डब्बा के नाम। पथरी, वाहिनी में पथरी बनना, वाहिनी में पथरी बनना। कामा, लार रुकना। अगर लार रुकेगा तो पथरी बनना चालू हो जाएगा और क्या होगा, दर्द भी होगा, सूजन भी होगा। ठीक। मुंह सुखाना, अब मुंह जब सूख जाए तो क्या होगी, लार कम बनना, लार कम बनना। दर्द उम्र के हिसाब से, ठीक है, उम्र के हिसाब से क्या होगा, डायबिटीज। डायबिटीज हो जाएगा। अगला, मम्स में क्या होगा, तो मम्स में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं कर्णमूल, यानी कि वायरल संक्रमण होता है। वायरल संक्रमण होता है, यानी कि वायरस से संक्रमित होता है। एक तरफ एक देखते हो ना भैया, फूल जाई, जो ने कहते हैं गलसन हो जाना, वही चीज। ट्यूमर, ट्यूमर क्या होगा, ग्रंथि में गांठ का कैंसर, ग्रंथि में गांठ का कैंसर। अगर ऐसा होता तो ट्यूमर होगा। बदबूदार मुख, लार की कमी व बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के कारण लार में क्या हो जाएंगे, कमी होने लगेंगे और मुंह क्या होगा, बदबू देगा। ठीक है, क्या होंगे, मुंह क्या देंगे, बदबू देंगे। उसके बाद है, अगर आप चाहते हैं कि लार से कोई बीमारी ना हो और आप स्वस्थ रहें तो उसके लिए कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका, आप हेडिंग से लगाएंगे क्या चीज, लार के प्रमुख कार्य के अलावा कि लार ग्रंथियों के स्वस्थ या फिर स्वास्थ्य के लिए सुझाव। तो डॉट हेडिंग रखिएगा, सुझाव, लार का सुझाव। ठीक है,
तो लार को स्वस्थ रखने के सुझाव, अगर मैं बात करूं लार को स्वस्थ रखने के सुझाव की, तो सबसे पहला जो सुझाव आपका बन के आएगा, पानी पीजिए अधिक मात्रा में। पहला, पानी पिया करिए। दूसरा, अधिक मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मत पीजिएगा, स्वच्छ भोजन लीजिए, स्वच्छ भोजन, वो भी संतुलित आहार वाला। अगला, दांत मुख की स्वच्छता रखें, मुख की स्वच्छता रखें। आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह सो करके उठते हैं, बिना मंजनवा किए चाहिए ये पी लेते हैं, तो वो नुकसान करता है। ठीक है। उसके बाद तंबाकू, शराब, ठीक है, धूम्रपान से बचें। तंबाकू, शराब, धूम्रपान से बचें। पांचवा, तो पांचवें की अगर मैं बात करूं, विटामिन सी का सेवन करें। विटामिन सी यानी कि खट्टे पदार्थ खाएं, जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, और यहां पर संतरा हो गया, ये सब खट्टे पदार्थ ही होते हैं। उसके बाद क्या करें, लास्ट वाला, दांत चिकित्सक को दिखाएं। ठीक है, डॉक्टर से मिले। समझे? अब इतना चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आपसे कुछ क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि सीरम किस लार ग्रंथि से निकलता है। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा कि सबसे अधिक लार किस ग्रंथ से निकलता है। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या होगा कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या होगा कि जो है कौन सा एंजाइम कीटाणु को मारने का काम करता है। ये 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। बाकी आपका लार का टॉपिक ये क्लियर हो गया। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, इसके आगे हम लोग लेकर के आएंगे, पाचन तंत्र से ही संबंधित रहेगा, वो ग्रास नली लेकर के आएंगे। ठीक है, असोफेगस। तो जय हिंद, जय भारत।